निरन्तरता नवता मानवता समता ममता नित्य निरन्तरता नवता मानवता समता ममता सारथी साथ मनोरथ का जो अनिवार्य नहीं थमता सारथी साथ मनोरथ का जो अनिवार्य नहीं थमता संकल्प अविजित अभिमतम संकल्प अविजित अभिमतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित प्रिय भारत भारतम नित प्रिय भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम कुसुमित नई कामनाएं सुरभित नई साधनाएं कुसुमित नई कामनाएं सुरभित नई साधनाएं मैत्री मत क्रीडांगन में प्रमुदित बंधु भावनाएं मैत्री मत क्रीडांगन में प्रमुदित बंधु भावनाएं शाश्वत सुविकसित इति शुभम शाश्वत सुविकसित इति शुभम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित प्रिय भारत भारतम नित प्रिय भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। धन्यवाद अक्षरा। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि आप आगे आकर दिया जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे जो प्रमुख अतिथि आए हैं उनका स्वागत और सम्मान चिन्ह देने के लिए विनती करती हूँ ऑनरेबल स्टेट डायरेक्टर NYKS महाराष्ट्र एंड गोवा के श्री प्रकाश मारुने जी को कि आप आगे आकर DIG CRPF श्री राकेश कुमार जी का स्वागत करें।
स्टेट डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र संगठन महाराष्ट्र एवं गोवा के श्री विनती करती हूँ कि आप डॉक्टर रविंद्र बनसोड़े सर जो एसोसिएट डीन है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, उनका सम्मान करें। मैं संदीप शुक्ला सर से विनती करती हूँ कि आप स्टेट डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र संगठन के श्री प्रकाश मानूरे सर का स्वागत एवं सत्कार करें। विनती करती हूँ कि आप आकर हमें संबोधित करें। नमस्कार। मंच पर उपस्थित 15वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के इस गरिमामयपूर्ण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे आदरणीय श्री राकेश चौधरी जी, DIG CRPF तलेगांव, डॉक्टर रविंद्र बनसोड़े जी, एसोसिएट डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे, एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ रिसर्च, जिसके प्रांगण में आज हम ये हिस्टोरिकल प्लेसेस के अंदर ही हमारा कार्यक्रम चल रहा है, उसके आप एसोसिएट डीन भी है। नेहरू युवा के पुणे के जिला युवा अधिकारी श्री संकल्प शुक्ला जी, धुले नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी श्री अशोक जी, श्री शशांक रुएला जी, प्रणीत जी, आम्रपाली जी, चौहान जी और उपस्थित यहाँ पर सभी जिले से और हमारे जो आदिवासी युवा भाई बहन यहाँ आए हैं और उनके स्काउट ऑफिसर्स, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप बहुत दूरस्थ क्षेत्र से यहाँ पर पधारे हैं और ये महाराष्ट्र में चौथा इस वर्ष का जो है चौथा और आखिरी 15वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 15वां कैंप है। इसके पहले मुंबई में एक कैंप हो चुका है, उसके बाद दूसरा नासिक में जनवरी में हुआ है और तीसरा कैंप जो है नागपुर में 28 तारीख को खत्म हुआ। आज आपके कैंप का द्वितीय दिवस है और इसका औपचारिक उद्घाटन यहाँ पर हम कर रहे हैं। मैं आदरणीय अतिथियों को बताना चाहता हूँ कि गुमला डिस्ट्रिक्ट से 20 यहाँ पर प्रतिभागी आए हैं, झारखंड स्टेट है कुंठी से 20, गिरिडीह से 20, लातेहार से 20 और चतरा से 20, ओडिशा में मलकानगिरी से 20 पार्टिसिपेंट्स हैं। कालाहांडी ओडिशा का सबसे दूरस्थ क्षेत्र है, कालाहांडी यहाँ से भी 20 आए हैं। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम रूरल से भी 20 पार्टिसिपेंट्स आए हैं और तेलंगाना भद्राद्री कोट्टेगुडम से 40 बच्चों का ग्रुप है, जिसमें 111 बच्चे मेल है
और 89 गर्ल्स हैं। इस तरह से 200 पार्टिसिपेंट्स इस कैंप में भाग ले रहे हैं। साथ ही CRPF के और SSB के जो एस्कॉर्ट ऑफिसर्स इन बच्चों को लेकर आए हैं, मैं उन लोगों को भी साधुवाद देता हूं कि वो बच्चों को उतने दूर से बड़े संभाल कर लेकर आए हैं, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहली बार ट्रेन में बैठे होंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार ट्रेन में बैठे हैं और यहाँ तक आए हैं। एक यहाँ पे एस्कॉर्ट ऑफिसर है सामने की रो में, मूछ वाले, ये मुंबई में भी आए थे। तो जो हम लोगों का अनुभव आप लोगों से बात करने के बाद पता चलता है कि जैसे छोटे बच्चों को या नर्सरी के बच्चों को जो मैडम रहती है ना क्लास में पढ़ाने वाली, वो एक चिल्ला रहा है, एक रो रहा है, उसको बैठा रहा है, एक को प्यास लगी, एक को कहीं वॉशरूम जाना है, वो स्थिति कमोबेश इन बच्चों के साथ भी होती होगी कि इनको किस तरह से संभाल कर यहाँ पर लेकर आना। और ये तो फिर बड़े बच्चे हैं, इनकी अपनी भी आशाएं रहती है, आकांक्षा रहती है कि मैं ये भी देख लूँ, मैं वो भी देख लूँ, यहाँ भी चला जाऊँ। बहरहाल आप इनको यहाँ पर सुरक्षित लेकर आते हैं और यहाँ से सुरक्षित लेकर जाते हैं। और आप सर्विस के साथ साथ एक सोशल सर्विस बहुत बड़ी कर रहे हैं कि आपको जो आपकी बटालियन की तरफ से या कंपनी की तरफ से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसको आप यहाँ पर सुरक्षित बच्चों को लेकर आकर वापस लेकर जाते हैं। यहाँ उपस्थित सभी आदिवासी युवा भाइयों से मेरा निवेदन है कि या पुणे शहर महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। जिस कॉलेज में आप यहाँ पर, हम लोग जिस कॉलेज के प्रांगण में है, ये हिस्टोरिकल कॉलेज है, 1907 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया एग्रीकल्चर कॉलेज है। कॉलेज की बिल्डिंग को देखते से ऐसा लगता कि बहुत भव्य इमारत में हम लोग हैं। यहाँ पर इस कॉलेज में बहुत सारे उपक्रम है। मेरे ख्याल से बच्चों को ये सारे उपक्रम यदि दिखा दिए जाए तो ज़्यादा उनमें बच्चों में और अच्छी चीज समझ में आएगी कि कृषि से संबंधित जितने भी इन्वेंशन है या उसके प्रयोग और उसके बाद उनका किसानों को बताने का जो तरीका है वो यहाँ से पैदा होता है। चावल का रिसर्च सेंटर भी है यहाँ पर, चावल भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद गाय के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छे किस्म का हुआ है और इनका खुद का एक अपना बोटैनिकल गार्डन है जो दवाई आदिवासी क्षेत्रों में पाई जाती है, वो यहाँ पर उपलब्ध है। साथियों, आप लोगों को यहाँ पर लेकर आने के पीछे भारत सरकार गृह मंत्रालय की मंशा यह है कि आप राष्ट्र के निर्माण की मुख्य धारा से जुड़े। ये ऐसा कुछ पिकनिक टाइप का कार्यक्रम नहीं है कि आपको उठाकर लेकर आ गए, यहाँ पे हमने खाना खिला दिया, 4 दिन आपने सेल्फी में फोटो ले ली, अधिकारियों के साथ में खींच लिया, घूम लिया और चले गए। इसके पीछे भारत सरकार गृह मंत्रालय और नेहरू के संगठन ये 15वां कार्यक्रम करा रहा है। इसके पहले 15 बैच निकल चुके, मतलब ये अब आगामी जो भी होगा वो 16वां कार्यक्रम होगा। एक डिस्ट्रिक्ट से 200 बच्चों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जा रहा है ताकि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं जहां पर नक्सल इफेक्टेड एरिया है, वहां की मानसिकता से हटकर आप दूसरे मतलब जो डेवलप्ड क्षेत्र है उनके बारे में देखें, वहाँ क्या विकास है, क्या हो रहा है, किस तरह से लोग यहाँ पे जनजीवन जी रहे हैं, इनके काम करने का तरीका क्या है। आप लोग जहाँ पे रहते हो बहुत सुस्त लाइफ है, वहाँ पर स्लो, जिसको बड़ा कंफर्ट जोन में लाइफ जी रहे हैं। यहाँ पे कंफर्ट जोन की कोई लाइफ नहीं होती। यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक के भाग दौड़ होती है, जाना आना पड़ता है काम करने के लिए। और ऐसा नहीं कि ये आप लोग नहीं कर सकते, यदि आपको अवसर मिलेंगे तो आप भी ये सब सारी चीज़ें कर पाएंगे। यहाँ पर जो भी आपको डायरी वायरी दी है उसमें आप नोट करें कि मैंने यहाँ पर ये देखा है, यहाँ पर ये नई चीज़ मैंने महसूस की है,
ताकि आप अपने दोस्तों को और अपने गांव के लोगों को समझा सके, बता सके कि भारत जहां हम रहते वहां नहीं है, भारत बहुत बड़ा है। इसको देखने का नज़रिया आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि पुणे आने के लिए भी ट्रेन से टिकट कटवाना और बॉम्बे आने के लिए ट्रेन से टिकट कटवाना, नॉर्मल आदमी बॉम्बे और पुणे नहीं आता है जब तक उसको खुद का कोई काम ना हो। पर आप चूँकि सरकार के द्वारा यहाँ भेजे गए हैं, यहाँ की सुविधाओं का आनंद लेते हुए बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने, और CRPF कैंप में भी आपको जाने का मौका मिलेगा संडे के दिन, वहाँ का भी आप आनंद लीजिए। दूसरी बात, आपको यहाँ से जाने के बाद CRPF को और ज़्यादा मदद करनी है, क्योंकि आप वैसे ही चलकर नहीं आ गए यहाँ। कोई बताएगा कैसे आए यहाँ पर, आपको किसने लेकर आए हैं यहाँ पर? खड़े होकर बताओ। नेहरू युवा केंद्र और CRPF के द्वारा। हाँ, तो नेहरू युवा केंद्र वाले पहले से जानते थे आपको? नहीं जानते थे, तो किसने आपसे कांटेक्ट किया? यस। तो जो दुनिया दिखा रहा है, जैसे अंधे को कोई रास्ता पार कराता है या लाठी पकड़कर उसको इधर से उधर लेकर जाता है। आइए तहसीलदार मैडम का स्वागत है। तो जब आपको यहाँ पर CRPF इतने दूर तक अच्छे से सुरक्षित लेकर आई है, तो यहाँ से जाने के बाद आप क्या करेंगे, लोगों को क्या बताएंगे? यहाँ जो हमने सीख करके जाएंगे इसके बारे में बताएंगे कि वहाँ का इस तरह का कल्चरल है, इस तरह का व्यवस्था है, इसके बारे में हम मोटिवेट करेंगे। नहीं, और CRPF को भी आपको मदद करनी है। उन लोगों वो लोग बहुत परेशान रहते हैं आपको वहाँ से लेकर आने में, खास करके गर्ल्स को लेकर आने में बहुत सारी दिक्कत होती है। माँ बाप कुछ और भी सोचते रहते हैं कि अरे बाहर जा रहा है बच्चों के साथ, पता नहीं लड़कियों के साथ क्या होगा। कोई लड़की बता सकती है कि उसको परिवार वालों ने शहर से आने दिया या बहुत मुश्किल से आई हो यहाँ तक? कोई भी लड़की जो उसके मन में हो बता सकती है। हम लोग अपने पेरेंट्स की मतलब अनुमति से आए। अच्छा, तो लोग को मतलब CRPF हम लोग बताएं उनको, हम लोग नेहरू युवा केंद्र के द्वारा हम लोग पुणे जा रहे हैं और हम लोग के साथ CRPF के जवान जा रहे हैं, जेंट्स के लिए अलग, लेडीज के लिए अलग, तो हम लोग उन लोग के साथ सेफ रहेंगे। तब हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों को आने की अनुमति दे दी। तो आपके तो पेरेंट्स ने दे दी, कुछ बच्चियों के पिताजी ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले मना किया होगा, कोई है ऐसा? बैठिए बैठिए। पिछले बार के जो हमारे कैंप में मुंबई में जो बच्ची आई थी, उसमें से कई लोगों के मदर फादर उनको भेजने के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी वो CRPF वालों ने उनसे बात की, बहुत बार समझाया, तब वो यहाँ तक आए। बहरहाल मैं आप सबका और खास करके पुणे के इस कार्यक्रम में पधारी आदरणीय श्री तहसीलदार मैडम का भी स्वागत करता हूँ, और चौधरी साहब का, राकेश चौधरी साहब का, रविंद्र बनसोड़े साहब का, और उनके जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे है, उनकी समस्त टीम के प्रति मैं कृतज्ञता जाहिर करता हूँ कि उन्होंने वंचितों के लिए बहुत अच्छी एक सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई है, ताकि ये बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो। और आपसे जैसे चर्चा करने के बाद मुझे भी बहुत प्राउड फील हुआ कि कल जब मैं यहाँ आया तो मेरा सबसे पहला शब्द यही था कि यार ये तो बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, बट नेचुरल इसकी फोटो पूरे देश में जाएगी और पूरा देश इसको देखता है कि पुणे में ये क्या कार्यक्रम किस तरह से हो रहा है। तो इसमें जितना नेहरू युवा केंद्र CRPF का योगदान है, उससे ज़्यादा योगदान आपका है। हम आपके प्रति भी कृतज्ञता जाहिर करते हैं। साथ ही आम्रपाली जी का, प्रणीत, शशांक, अशोक और संकल्प का, और श्री चौहान जी का और उनकी पूरी टीम का, साथ में एस्कॉर्ट्स लोगों के, कि वे लोग 7 दिनों तक यहाँ पर अपने इस आवासीय कैंप का आनंद लें। बच्चे को जो भी यहाँ पर भ्रमण की व्यवस्था की गई है उसके माध्यम से वे भ्रमण का आनंद लें। साथ में अपने डायरी में भी लिख के रखें कि आप जिस कॉलेज में आए 1907 में शुरू हुआ, मतलब अभी लगभग 17-18 साल पुराना कॉलेज है। जब आपके फादर भी पैदा नहीं हुए होंगे और हमारे भी फादर पैदा नहीं हुए होंगे, तब का कॉलेज है।
तो आप तो बहुत अर्ली एज के बच्चे हैं। पुनः आप सबका यहाँ पर मैं नेहरू युवा केंद्र संगठन और नेहरू युवा केंद्र पुणे की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया सर, आपके शब्द जरूर इन बच्चों में नई चेतना लाएंगे। आगे मैं शीतल देसाई मैम का सम्मान करने के लिए निवेदन करती हूँ प्रकाश कुमार मणोरे सर को कि आप उन्हें सम्मान चिन्ह और शॉल देकर सम्मानित करें। शीतल देसाई मैम नायब तहसीलदार है पुणे से। कार्यक्रम में आगे मैं विनती करती हूँ ऑनरेबल श्री डॉक्टर रविंद्र बंसोड़ी सर जो एसोसिएट डीन है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के, उन्हें कि आप आकर हमारे विद्यार्थियों को संबोधित करें। श्री राकेश चौधरी जी, डीआईजी सीआरपीएफ, श्री प्रकाश जी मनोरी जी, स्टेट डायरेक्टर महाराष्ट्र एंड गोवा, संकल्प शुक्ला जी, शीतल देसाई, तहसीलदार पुणे। सबसे पहले मैं आप सभी का इस कॉलेज में एज ए एसोसिएट डीन and Associate Director of Research, HOD Engineering, and State Manager of this zone. I welcome you all. बहुत अच्छा लगा हमारे इस कॉलेज में, जो एक ऐतिहासिक कॉलेज है। कितने स्टूडेंट्स ने इस कॉलेज को पहले देखा? प्लीज रेज योर हैंड। कोई टीवी पे या फिल्म में किसी ने देखा क्या? अगर पहले देखा होगा तो हाथ ऊंचे कीजिएगा। किसी ने देखा नहीं? मुझे लगता है लगभग सभी ने देखा होगा। मुन्ना भाई एमबीबीएस, वीर, दुनियादारी, अभी 2-4 फिल्म हो गई। इस टाइप की शूटिंग इस कॉलेज से हो गई। एक 1907 का कॉलेज है। महाराष्ट्र में 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें से ये महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी ये यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। हमारी यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में 10 डिस्ट्रिक्ट्स में उसका ज्यूरिडिक्शंस है। 15 कॉलेजेस हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज, बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज और 68 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। डिफरेंट रिसर्च स्टेशंस हैं। इस कॉलेज से, इस यूनिवर्सिटी से, रिसर्च स्टेशन से बहुत सारे वेराइटी डेवलप हुई है। जैसे कि प्रकाश जी ने कहा था, एक जोनल रिसर्च सेंटर है अवन में, 30 वेराइटी डेवलप हुई वहाँ पे। जो आप दालिम खाते हो, लेडीज फिंगर्स है, ट्यूब रोज है, 30 वेराइटीज हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम दिस दैट वन रिसर्च स्टेशन। और ये जो कॉलेज है 1907 से, यहाँ पे 12 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। ये हमारा डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। यहाँ पे फार्म मशीनरी, इरिगेशन, सॉइल कंजर्वेशन, प्रोसेसिंग, कुछ एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर ऐसे 12 डिपार्टमेंट्स है। यहाँ पे बीएससी, एमएससी, पीएचडी, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट इस टाइप की डिग्री मिलती है। और एक खास बात यहाँ की ऐसी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से आईपीएस, आईएएस, एमपीएससी, डिप्टी कलेक्टर्स, तहसीलदार, डीएसपी, डिप्टी डीएसपी, बहुत से स्टूडेंट्स गए। मुझे लगता है 4-5 साल पहले हमने इनिशिएशन किया था, 1 साल में 400 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। हिस्ट्री इस कॉलेज की। और ये कॉलेज जो है वन ऑफ द मेरिटोरियस कॉलेज। यहाँ पे एग्रीगेट स्टूडेंट्स का परसेंटेज मोर देन 95 आउट ऑफ 100। 12% उनको एग्रीकल्चर का मिल जाता है, एक्स्ट्रा परसेंटेज वो 20 तक जाता है, 20% एडिशनल होता है।
तो यहाँ का हाईएस्ट मेरिट है। इस टाइप के कॉलेज में आप लोगों को यहाँ का कल्चर और यहाँ का एजुकेशन रिसर्च कुछ देखने को मिला है। और हमें भी खुशी है कि जैसे हमें करस्पॉन्डेंस आए, लेटर आए, रिक्वेस्ट आए, तो हमारा जो कॉलेज है यहाँ का शिरोनामे हॉल जहाँ बैठे, और यहाँ हमें भी खुशी लगती है कि आपको हमने देखने के लिए, रहने के लिए दिया है और कोऑपरेट थोड़ा बहुत किया है। क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के टीचर्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स टीचर्स एक रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। जैसे कि प्रकाश जी ने कहा था आपके बारे में जो बैकग्राउंड बताया था, तो इस टाइप का बैकग्राउंड बहुत से स्टूडेंट्स का यहाँ पे है। जैसे को आपको लगता होगा कि अच्छे कपड़े या कुछ गाड़ियाँ वगैरह, ये बात नहीं है। शुरुआत इनकी भी आपके जैसी हुई है कि दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ फार्मर्स, खेती करते थे। जैसे कि हमारा भी एक छोटा गांव था, 250-300 किलोमीटर, कोई बस या कुछ बस कोई फैसिलिटी नहीं थी। सब हम स्टूडेंट जाते थे पैदल 5 किलोमीटर आने का कोई फैसिलिटी नहीं थी उस वक्त का। तो ये मत समझिएगा कि आपके यहाँ पे थोड़ी कम फैसिलिटी है, लेकिन आपको अगर डेवलप करना है, कुछ करना है, तो आपको इसमें से निकलना है। जैसे कि मैडम, मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन जो मोटिवेशन लेक्चर का मैडम बता रही थी आपके डिस्कस, आम्रपाली मैडम, मैंने भी लास्ट 1.5 साल में 12 मोटिवेशन लेक्चर दिए सभी स्टूडेंट्स को या सभी जो स्टाफ है उनको यही बताता हूँ मैं, आपको सीधा जाना नहीं, ऐसे ऐसे जाके जो खुशी मिलती है वो बहुत मैटर करती है। अगर आपके पास बहुत फैसिलिटी है, कलेक्टर का लड़का अगर कलेक्टर बन जाएगा, डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा, उसमें इतनी मजा नहीं है। लेकिन जहाँ पे बहुत सी कम फैसिलिटी है, जहाँ पे कुछ रिसोर्सेस नहीं है, उसमें से अगर आप गए ना, वो बहुत खुशीदायक होता है, बहुत मैटर करता है। तो आप में से मुझे लगता है डेफिनेटली श्योर हूँ मैं कि बहुत से स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, अच्छी चीज़ पे जाएंगे, लेकिन आपको डेडिकेशन बहुत करना है, आपको बहुत कंट्रीब्यूट करना है। कोई जिसके पास बहुत फैसिलिटी, वो अगर 5 घंटे पढ़ाई करता है, आपको 7 घंटे पढ़ाई करना है, तो पॉसिबल होता है। क्योंकि आप अगर कंपेयर करोगे कि यह तो बहुत है, उसके बाद फैसिलिटी, उसके पास गाड़ी है, उसके बाद पैसे, ये है, अगर आप थोड़ा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स से डेवलप करेंगे तो आपकी प्रोग्रेस कम होते जाएंगी। लेकिन आपको ये सोचना है ये हमसे कुछ बड़ा नहीं है, हम भी कुछ कर सकते और पॉसिबल है। बहुत से मैं जैसे कि आपको रेफरेंस दिया हो, मैं भी जब शुरुआत में था बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अपोलो से किया, IIT से खड़गपुर से मैंने एमटेक किया, PhD उत्तराखंड से किए, 2 बार नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, उसके बाद ADIT का डिप्लोमा हुआ, और उसके बाद एक छोटे से गांव से आए थे। ऐसे जैसे जैसे एक्सपोजर मिला डेफिनेटली पॉसिबल होता है। और 2019 में मुझे नेशनल ICR बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला है। और डिफरेंट अवार्ड 2019 में मलेशिया गया मैं रनिंग के लिए, 9 बार नेशनल रनिंग के लिए मुझे मेरा सिलेक्शन है। मास्टर्स एथलेटिक्स होते सबको पता होगा राकेश साहब को, क्योंकि एज के हिसाब से स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस गांव में कुछ फैसिलिटी नहीं थी, ना तो कुछ गिरने या शॉप कुछ नहीं था, हम दूर जाते थे शॉप के लिए, किराना शॉप था। इस गांव से हम आए हैं, लेकिन जैसे जैसे एक्सपोजर मिला है तो पॉसिबल होता है। प्रैक्टिकली हमने तो एक्सपीरियंस किया। तो आप लोगों को अभी तो बहुत डेवलपमेंट दिख रहा मुझे। आपका इंटरनेट है, गूगल है, बहुत से आपकी वीडियो है, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। जब उस वक्त कुछ नहीं था तब भी पॉसिबल हो सकता, अभी तो आपके पास बहुत सारा है। तो इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, आपको ये सोचना है कि मैं सबसे बढ़िया हूँ। आपका ओवरऑल बिहेवियर, आपका ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज आपको ऐसी बनानी है कि मैं तो कर सकता हूँ और पॉसिबल होता है। तो फिर से मैं सबका वेलकम करता हूँ, और ऑर्गेनाइजर ने मुझे बोलने की चांस दिए, अपॉर्चुनिटी दी है, अकॉर्डिंगली मैं उनका आभारी हूँ। और थोड़ा आपके साथ इंटरेक्शन करने का अवसर मिला है, और आपका हमारा जो एरिया आपको देखने का अवसर मिला है, एक कॉलेज देखने का अवसर मिला है। आपके बाजू में यहाँ पे एक वाटर सेट पार्क हमने डेवलप किया। अगर आपको टाइम मिलता है, या मैं संकल्प से रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टूडेंट्स की 2-3 बैच बनाए। मैं खुद वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा जो पानी बचत, पानी
सॉइल कॉन्जर्वेशन, वाटर कॉन्जर्वेशन, जो सबके लिए रिलेटेड है। तो वो यहाँ पे हम सब मॉडल्स हैं। मोहन दारिया जो प्लानिंग कमिश्नर के जो वाइस चेयरमैन थे, जो वनराई के चेयरमैन थे, चलो गाँव की ओर, उनका नारा था, तो ग्रेटिस में हमें यहाँ पे मिला है। तो आप हो सकता है अगर आपको 10-15 मिनट भी मिले तो बाजू में ये 2-3 मिनट के बाजू में हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का वाटरशेड पार्क है। अराउंड 2000 से ज़्यादा लोगों ने विजिट किया। राजस्थान से वाटर इंडियन वाटर मैन राजेंद्र सिंह जो स्टॉकहोम अवार्ड विनर, मैगसेसे अवार्ड विनर, एक फॉरेन की टीम आई थी, बहुत से आगे गई यहाँ पे। आपको भी 5-10 मिनट अगर मिलता है तो आप प्लान कीजिएगा। 6 फरवरी को मैं यहाँ रहूँगा। आप सिर्फ मुझे टाइम बताइएगा कि जब हमने डेवलप किया था, एक रिक्वेस्ट किया था मोहन दारिया से, ग्रेटिस में हमने मिला है। और राहुल ने इसी टाइप से पोपटराव जी पवार जो आदर्श गांव के चेयरमैन, उन्होंने भी हमें ग्रेटिस में दिया है। तो मैं ये टेक्नोलॉजी जो सबको रिलेटेड है, मैं खुद वहाँ पे रह के, हमारा स्टाफ भी रहेगा, मैं आपको दिखा दूँगा। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद। शुक्रिया सर, आपने जो भी कल्चरल के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताया है, कॉन्फिडेंस के बारे में बताया है। आशा करती हूँ कि सभी विद्यार्थी ये बातें याद रखेंगे। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं श्रीमती शीतल देसाई मैम से विनती करती हूँ कि विद्यार्थियों से संबोधित करें, उनसे बात करें। नमस्ते। मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा लेट हो गया। मुझे कोई और काम था और मुझे थोड़ा लेट भी मैसेज मिला, इसीलिए मुझे सर थोड़ा सा लेट हो गया। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई आप सब युवाओं को देखकर मुझे ये देश का भविष्य जो है वो बहुत हमारे उज्जवल है, क्योंकि हमारा देश जो है सबसे युवा देश है। सबसे युवा पॉपुलेशन दुनिया भर में किसी के पास है तो हमारे देश के पास है, और वही हमारी स्ट्रेंथ है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारी कहाँ है? जो हमारी मैन पावर है, जो स्किल्ड मैन पावर है, जो आप युवाएं हैं, वही हमारी देश की एक्चुअल रियल स्ट्रेंथ है। मैं आपका सबका पुणे में स्वागत करना चाहती हूँ। पुणे एक पूरब का ऑक्सफोर्ड ऐसा कहा जाता है। एजुकेशन में पुणे का नाम बहुत अच्छे से लिया जाता है। पुणे का एजुकेशन जो है बहुत अच्छा है। हाँ, ये यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। आप सब जो आ रहे, लगभग 200 स्टूडेंट यहाँ आए हुए हैं अलग अलग स्टेट से, और यहाँ से आप जो आए हैं वो सब ट्राइबल एरिया से आए हैं। इसीलिए मुझे आपका सबसे ज़्यादा मुझे ज़्यादा हिंदी नहीं आती, जैसे मुझे आपका ज़्यादा से कौतुक लगता है। जैसे मैं आपका बहुत प्रेज करती हूँ कि आप इतने संघर्ष से यहाँ तक आए हैं। इस हॉल में जो भी एक लड़का आया है, एक लड़की आई है, उसकी हर एक की अलग स्टोरी है, हर एक का अलग संघर्ष है। जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो संघर्ष के बिना, कष्ट के बिना कुछ भी नहीं मिलता। हमें युवाओं को सबसे, सर ने अभी बताया, ज़्यादा काम करना चाहिए, ज़्यादा कष्ट करना चाहिए, ज़्यादा, अगर आप, ये आपका जो एज है ये सबसे इम्पोर्टेंट एज है। इस एज में अगर मेहनत करेंगे तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। अगर इस एज में अगर आप लेजीनेस करेंगे, नहीं मुझे ये नहीं करना, अभी नहीं करते, थोड़ा मोबाइल देखते, थोड़ा टीवी देखते, थोड़ा घूमते हैं, ऐसा अगर आप सोचते रहेंगे तो आप पीछे पड़ जाएंगे। यही एक आपका एज है जिसमें आप कुछ कर दिखा सकते हैं। ये जो टीन एज रहता है उसमें हमें ज़्यादा करने की ये कैपेसिटी जो रहती है वो बचपन से ही हमें रहती है, मगर इसे हमें डेवलप करना पड़ता है। और ये जो डेवलप करने में हमारा एटमॉस्फेयर जो रहता है वो बहुत मायने रखता है। आप मैं समझ सकती हूँ आप सब ट्राइबल बैकग्राउंड से है, तो ट्राइबल बैकग्राउंड से सिटी तक आने में बहुत कठिनाइयाँ रहती है। स्कूल में जाने तक की कठिनाइयाँ रहती है, बुक लेने की, लाइब्रेरी में पढ़ने की, ये बहुत
ये बहुत चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आपका जो संघर्ष रहता है वो सिटी के बच्चों से रहता है। सिटी के बच्चों को क्या सब रेडीमेड मिलता है, रेडी टू ईट फूड मिलता है, मगर आपको क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। मगर जीवन में जो संघर्ष करके आगे जाता है वो कभी भी पीछे नहीं हटता, वो हमेशा आगे ही रहता है। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप सभी को मैं मेरी ओर से शुभकामनाएं देती हूँ। और यहाँ पुणे में आप 7 दिन तक है ना? पुणे में 7 दिन तक है, तो आप पुणे बहुत ही अच्छा प्लेस है, तो आप यहाँ पे घूम लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लीजिए। और यहाँ से आप जब भी 7 दिन के बाद जब जाएंगे तो आप यहाँ से एक बहुत अच्छा यादगार आपका एक मेमोरी बन जाएगी पुणे की। और आपका हायर एजुकेशन वो जो भी रहेगा वो भी आपका, अगर भविष्य में पुणे में आना पड़ेगा हायर एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए, वो भी उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो जाएंगे। आप मेरी ओर से मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ और रुकती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने जो संघर्ष के बारे में हमारे बच्चों को बताया है इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मैं डीआईजी सर, सीआरपीएफ के जो डीआईजी हैं श्री प्रकाश कुमार सर से विनती करती हूँ कि आकर हमारे बच्चों को संबोधित करें। राकेश चौधरी सर। इस युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में उपस्थित नेहरू युवा केंद्र के स्टेट डायरेक्टर श्री प्रकाश मानूरे, पुणे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर रविंद्र मनसोडे, तहसीलदार मैडम श्री संकल्प नेहरू युवा केंद्र से, उनकी टीम, सीआरपीएफ के हमारे बहादुर जवान जो कि इन युवाओं के साथ आए हैं अलग अलग जगह से, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जितने भी अलग अलग प्रांतों से आए हमारे साथी आदिवासी युवागण, लड़के और लड़कियां। मैं सबसे पहले NYK को और उनके पदाधिकारियों को मुझे इस फंक्शन में इनवाइट करने के लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। यह भारत सरकार की तरफ से एक बहुत ही नोबल और बहुत ही पुण्य का कार्य है कि ये जो कार्यक्रम जो आज की कड़ी, जिसका 15वां कार्यक्रम है, ये आज तक 14 ऐसे कार्यक्रम देश भर में अलग अलग समय पर पिछले 10-15 साल से हो रखे हैं। और इन कार्यक्रमों की जिसने संरचना की है और जिस विजन से और जिस भावना से ये कार्यक्रम रखे हुए हैं वो बहुत ही कमेंडेबल और बहुत ही एक अच्छी पहल है। इसका कारण ये है कि हमारे जो भी दूर दराज के जो प्रांत हैं जहाँ हमारे आदिवासी युवा रहते हैं, उनको जब रूबरू सामने साक्षात में कई चीज़ें जब दूसरे स्टेट्स में जाके दूसरे कल्चर से इंटरेक्शन होता है, दूसरे संस्कृति से होता है, वहाँ का खाना पीना पहनावा, तो उस समय जो उनके ऊपर प्रभाव मुझे लगता है जो पॉजिटिव एक इम्पैक्ट आता है वो पढ़ने लिखने से या बाकी दूर बैठ के उसके बारे में सुनने से या टीवी से या अन्य माध्यमों से नहीं आता है, जितना कि खुद एक्सपीरियंस करके आता है। जो खुद का एक्सपीरियंस है वो मुझे लगता है एक बेस्ट टीचर है। आपको यहाँ पे फर्स्ट हैंड एक नॉलेज मिलती है जब भी आप किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं अपने क्षेत्र से निकल के। तो मेरा ये मानना है कि जब आप अपना एरिया से, अपना तहसील, अपनी डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकल के बाहर की दुनिया देखते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। वो चीज़ें ना सिर्फ हमारे विशाल भारतवर्ष की जो एक संस्कृति है उसके बारे में आप जानते हो, लेकिन आप ये भी देखते हो कि ये कितना विविधता और भरा देश है, इतना डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स कल्चर, लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेजेस, खाना पीना हर चीज़ डिफरेंट है, लेकिन फिर भी एक सूत्र में जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं, क्रॉप के फेस्टिवल्स हैं, पंजाब में बैसाखी है तो असम में बिहू है, इधर मकर संक्रांति है। ये सब अलग अलग देशों के अलग अलग प्रांतों के अलग अलग फेस्टिवल हैं, लेकिन फिर भी एक कड़ी में जुड़े हुए हैं और यही हमें एक सूत्र में पिरो है। हमारी ये जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, यही हमें एक सूत्र में पिरोती है और हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है।
तो यह जो एक माध्यम है, ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इस तरह के एक्सचेंज प्रोग्राम, ये एक बहुत ही अच्छी और आई थिंक बहुत ही ज़रूरी एक ज़रूरत है इस देश के अंदर, ताकि सभी को एक दूसरे के बारे में पता चल सके। हम एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटी है, उसको अप्रिशिएट कर सकें और उसको हम एक्सेप्ट कर सकें और अपना भी दूसरों को बता सकें। तो ये एक मैं सीआरपीएफ में होने के नाते मैंने ये चीज़ बहुत महसूस की है, क्योंकि सीआरपीएफ का तो जो काम ही ऐसा है कि देश के अलग अलग भागों में हम लोग तैनात रहते हैं। आज श्रीनगर में है तो कल नागालैंड में, तो परसों केरला में, तो नेक्स्ट डे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, सब जगह रहते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ यह इस फोर्स का जो हमारी जो करियर है उसका एक सबसे अच्छा पहलू यही है, मुझे जो लगता है कि देश के अलग अलग भागों में हम अलग अलग अपने साथियों से, अपने भाइयों से, बहनों से इंटरेक्शन करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनको बाकियों के बारे में बताते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारा जो होराइजन है, हमारे सोचने का तरीका है, वो बड़ा होता है। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि आप में से कई लोग अपने शायद सिटी से या अपने गांव से या तहसील से बाहर शायद नहीं निकले होंगे, उनको निकलने का मौका नहीं मिला होगा। तो यह एक अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है जो कि भारत सरकार ने आपको प्रोवाइड किया है। तो ये जो इस तरह के मौके आते हैं, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कीजिए, सीखिए कि बाहर देश कैसा है, इस देश का क्या इसका लोकतंत्र कैसा है, इसकी जो डेवलपमेंट वो किस लेवल तक जा चुकी है, इसका विश्व में क्या स्तर है। ये चीज़ें वैसे तो आपको सोशल मीडिया से भी पता चलता होगा, इंटरनेट भी मुझे लगता है ज़्यादातर जगह में जहाँ आप लोग रहते हो इंटरनेट पहुँच चुका है, वहाँ से भी आपको पता चलता होगा। लेकिन फिर भी जब आप बाहर निकलते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई दिखाई देती हैं, आप एक्सपीरियंसेस करते हो, और आपको ऐसे कार्यक्रमों में भी कुछ चीज़ें शायद पता चलती होंगी। तो इनको आप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें और कुछ सीख के जाएं। जब एक हफ्ता 10 दिन जितने दिन का भी ये प्रोग्राम है आपका, तो इसके बाद आप जब जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप एक चेंज्ड पर्सन होंगे, और ना सिर्फ अपने लिए लेकिन अपने परिवार को जाके बताएं, अपने भाई बहनों को जाके बताएं कि हमने ये देखा, वहाँ ये था, वहाँ ऐसा देखा, ये एक्सपीरियंस किया। उसके बाद अपने दोस्तों को, अपने गाँव में, अपने सहपाठियों को, सबको ये बताएं कि अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ से जाके, तभी ये जो पहल है तभी सार्थक होगी। दूसरा मैं एक दो छोटी छोटी चीज़ें आपको यह बताना चाहूँगा कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी मोबाइल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप में से ये बताइए कि कितने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, कितने आप हाथ खड़े करेंगे, कितने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन आप इस्तेमाल करते हैं? काफ़ी सारे लोग करते हैं, बहुत सारे, ज़्यादातर युवा करते हैं, कुछ शायद नहीं भी करते। तो जो मोबाइल फ़ोन है, आने वाले दिनों में आप नहीं भी करते तो कुछ दिनों में आप शायद करना शुरू कर देंगे, आपसे आगे जनरेशन करना शुरू कर देगी, आपके भाई बहन, क्योंकि यह एक नेसेसिटी बनती जा रही है, ज़रूरत बनती जा रही है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल उसको एक अपना जो होराइजन है, अपनी नॉलेज है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसमें बढ़ोतरी करने के लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि इंटरनेट में बहुत नॉलेज है, उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम इंटरनेट और मोबाइल में गलत दिशा में जाने वाली चीज़ें भी हैं। तो ये आपने चूज़ करना है कि आपने जो सोशल मीडिया है, मोबाइल है, इंटरनेट है, इसका जो इस्तेमाल कैसे करना है। तो आप अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो इंटरनेट से आप अपने आप को बहुत इम्प्रूव कर सकते हो, अपना जीवन का स्तर इम्प्रूव कर सकते हो, अपना करियर बेटर कर सकते हो, बहुत सारे स्किल्स आप सीख सकते हो। तो इंटरनेट को आप सही तरीके से यूज़ करें, और मोबाइल को भी आप गेम्स और या फिर रील्स देखने में अपना समय मत जाया करें। तो ये मेरा आप सभी से अनुरोध है, क्योंकि आप अभी भी मोस्टली यंगस्टर्स हो, आपका आने वाले अभी पूरी लाइफ आपके आगे पड़ी है, और जो भी सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, उसका इस्तेमाल अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने परिवार, अपना सोसाइटी, अपना देश, उसको डेवलप करने के लिए करें, अपना जो आर्थिक स्थिति उसको बेहतर करने के लिए करें, लेकिन अच्छे तरीके से, गलत तरीके से नहीं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा
क्योंकि आप लोग पूरा कॉन्फ्लिक्ट जोन से आए हो ज़्यादातर, जैसे मैं अभी देख रहा था 4 स्टेट्स के अलग अलग जिलों से आप आए हो, जो हमारे देश में थोड़ा सा जहाँ पे नेक्सलिज्म का प्रभाव है। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि मैं आपसे या आपके बाकी इस एज ग्रुप से मैं मुखातिब हो रहा हूँ। मैं पहले भी बहुत इंटरेक्शंस हमने किए हैं आपके गांव में जाके, आपके घरों में, आपके साथियों के या उन एरियाज़ में। तो मैंने ये पाया है कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे आदिवासी युवाओं में, इंटीरियर्स में, गांव में, देहात में बहुत टैलेंट है। बच्चे बहुत शार्प हैं, उनको थोड़ा सा मौका चाहिए। उनको थोड़ा सा अगर मौका मिलेगा तो वो बहुत ऊंची ऊंचाइयां छू सकते हैं किसी भी फील्ड में। तो आपने उन मौक़ों को ढूंढना है। आपने अपनी कुछ मजबूरियां या कुछ उन चीज़ों को अपने पैरों की बेड़ियां नहीं बनने देना है। आपने छोटे छोटे मौके जो आपको आते हैं, जैसे ये भी एक छोटा सा मौका था, आपको एक अपॉर्चुनिटी सीआरपी वाला जवान गया होगा, आपके पेरेंट्स से या सरपंच से या उनसे बात किया होगा कि इनको बच्चों को भेजो कुछ दिन के लिए, NYK का प्रोग्राम है, इनको घुमा के लेके आना। ये भी एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी है सीखने की, अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करने की। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ना खोएं जिससे कि आपका करियर प्रोग्रेशन, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके परिवार की, आपके माता पिता की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, और आपको उस एक नैरो जो आपको वहाँ पे एक एरिया में डिफाइन करके या रिस्ट्रिक्ट करके, आइसोलेट करके रखा हुआ है कुछ ऐसे तत्वों ने जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको वहाँ से निकलने नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि आप वहीं कैप्टिव बने रहो, आपके पास ना बिजली, ना रोड, ना सड़क, ना स्कूल, ना इंटरनेट, ना मोबाइल फ़ोन हो, ताकि आपको पता न चले ये दुनिया कहाँ जा रही है, तुम्हारा देश कहाँ पहुँच रहा है। आपके भलाई के लिए, आपके उत्थान के लिए और आपको आगे बढ़ाने के लिए देश भर में जो स्कीम्स भारत सरकार चला रही है, उनका भी आपको ऐसे वो कोई चाहते नहीं कि आपको पता चले। तो जब आप बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि देश के अलग अलग डिपार्टमेंट्स, सीआरपी तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, हमारे इंडस्ट्रीज हैं, MSME डिपार्टमेंट है, उससे बहुत सारी ऐसे इंसेंटिव्स आप लोगों को दिए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे स्कीम्स बनाई जा रही हैं जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। आपको पढ़ाई में स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। आपको छोटे लघु उद्योग खोलने के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोलने के लिए आपको भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो कृपया उन स्कीम्स के बारे में जानें। अपना जो भी आपका तहसील ऑफिस है या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, वहाँ जाएं और वहाँ से पूछें, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। अभी जो ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते या वहाँ से निकलने नहीं देना चाहते, अभी उनका समय खत्म हो गया है। अभी वो खत्म हो रहे हैं। वो अभी बहुत ज़्यादा दिन तक आप लोगों को नहीं रोक सकते हैं। आपने ऊंची उड़ान भरनी है और आपको इसके लिए अपने आप को तैयार करना है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है और मैं आपको आह्वान करता हूँ कि अपने पोटेंशियल को पहचानें, अपने अंदर जो आपके अंदर शक्ति है उसको पहचानें। जैसे कि अभी बताया गया है मनसोड़े साहब ने और प्रकाश जी ने कि हम अगर यही सोचते रहें कि हमें अभाव है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे गरीबी है, कुछ मेरे पास डेफिशिएंसी लिमिटेशन है, मैं इसलिए नहीं आगे बढ़ पा रहा, तो जो लोग भी आगे बढ़ते हैं वो अभाव के बाद ही बढ़ते हैं। आपको कोशिश करनी है, उसके लिए स्ट्रगल करनी है, संघर्ष करना है। हम लोग भी, मैं अपनी अगर बात बताऊं तो मैं भी एक रूरल बैकग्राउंड से हूँ, मैं भी गांव में रहा हूँ। गांव में हमने भी खेती में अपने हाथ बढ़ाया है, खेती करवाई है। स्कूल के समय के बाद फिर बाकी समय में खेती का काम किया है और अपने माता पिता के साथ जो भी गांव में पशुपालन का काम होता है, खेती का होता है, जो आप लोग भी करते होंगे मुझे आंशिक, तो हम लोगों ने भी लेकिन एक फोकस रखा है, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया और जो जो अपॉर्चुनिटीज़ आई उनको जाने नहीं दिया। हमने ये उन चीज़ों को अपने पैरों की बेड़ियाँ नहीं बनने दिया। इसी तरह हमारे अभी CRPF के ही जो चीफ अभी IPS ऑफिसर, सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं जो DG साहब, उनसे एक बार ये कुछ दिन पहले जब डिस्कशन हो रही थी, वो उन्होंने बताया कि बच्चे जब स्कूल जाते थे 9वीं 10वीं में, तो स्कूल से आके घर का पूरा काम करना पड़ता था। जानवरों का गोबर हटाना, उनको खाना देना, खेत से खाना उनके लिए चारा काट के लेके आना,
फिर शाम को 2-3 घंटे अपना पढ़ाई करना। वो इतना स्ट्रगल करने के बाद गांव में, फिर स्कूल में, फिर कॉलेज में आए, फिर अपना एग्ज़ाम दिया, IPS ऑफिसर्स बने। उसके बाद डायरेक्टर जनरल DG जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं वो रिटायर हुए। तो संघर्ष हर जगह है, संघर्ष आप करना है, तब कर ही सोना आप बनोगे। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी बोला था कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। तो आपको अभी जलना है, तब आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपने माता पिता का, अपने इलाके का, अपने गांव का नाम रोशन करना है। तब और ऊपर बढ़ोगे तो अपने देश का नाम रोशन करना है। आप सभी लोग ही इस देश का जो आने वाला भविष्य हो। तो आपने अपना होराइजन, अपने जो सोचने का तरीका एकदम ब्रॉड रखना है। और देश प्रेम बहुत इम्पोर्टेंट है, पैट्रियोटिज्म वो हमेशा रखना है। कभी आपको कोई गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करता है तो अपने दिमाग से ज़रूर सोचना है कि क्या ये मुझे सही बात बता रहा है या अपने फ़ायदे की बात कर रहा है, तभी आपने उसके पीछे लगना है। अगर आपको लगता है कि वो सही बता रहा है तो ज़रूर फॉलो करो। उसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मैं आज से 5 साल पहले बिहार झारखंड में मेरी तैनाती थी। तो झारखंड में से जो हमारे युवा आए होंगे, मेरे दोस्त जो झारखंड के जिलों से खुंटी गुमला वगैरह से आए होंगे, वो जानते होंगे ये हमारे विकास, ये जो सेल्फ स्टाइल नक्सल कमांडर्स होते थे वहाँ पे, विकास यादव, प्रदीप और प्रवेश, ये सेल्फ स्टाइल नक्सल कमांडर्स थे वहाँ पर। और जब इनके बारे में हमने इन्वेस्टिगेशन किया, गांव में तो जाके गरीब आदिवासी युवाओं को लेके जाते थे, उनके पेरेंट्स को बोलते थे हम हमारे साथ लड़ने के लिए भेजो इनको, लेकिन उनके अपने बच्चे और उनके मिसेस के नाम पे उन्होंने कॉलेजेस स्कूल खोल रखे थे। उनके अपने बच्चे शहरों में पढ़ते थे अच्छे कॉलेजेस में, और वाइफ के नाम पे इतनी प्रॉपर्टी, अपने बच्चे के नाम पे, अपने कजन के मामा के नाम पे इतनी प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी उन्होंने इकट्ठी करके रखी हुई थी, नक्सलिज्म के नाम पे इकट्ठा करके रखी। और वो एक गरीब आदिवासी माता पिता को बोलते हैं कि आपके साथ इस देश में नाइंसाफ़ी हो रही है, हम जंगल और ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम क्रांति लाएंगे। ये कैसी क्रांति है जो कि बच्चों के स्कूलों को जला दिया जाता है, बम से उड़ा दिया जाता है, पुल सड़कें उड़ा दी जाती हैं, और एक निर्दोष नागरिकों को, उनमें आदिवासी भी और अन्य भी शामिल हैं, पुलिस के मुखबिर बोल के उनको गोली से उड़ा दिया जाता है। ये कोई क्रांति नहीं। तो आप लोगों को अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है, और अपने माता पिता का, अपने गांव का और अपने देश का नाम ऊंचा करना है। और मेरी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। और हम जब भी रहे हैं फील्ड में, मैं विशाखापट्टनम में भी रहा हूँ, विशाखापट्टनम के नासीपट्टनम या पाडेरू एरिया से भी कुछ है, पाडेरू, नासीपट्टनम, विशाखापट्टनम, कितने लोग हाथ खड़ा करें? आए हुए हैं, गुड, काफ़ी सारे लोग हैं। आप लोग को हिंदी समझ आ रही है? मेरी हिंदी समझ आता है? बहुत कम आता होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। हिंदी कोशिश करना है हिंदी समझने की, ठीक है, हिंदी समझने की भी कोशिश करना है। जैसे जैसे आप इंटरेक्शन करोगे दूसरे लोगों के साथ, यहाँ मराठी समझने की कोशिश करना, हिंदी, उधर झारखंड वाले के साथ उसकी भाषा। तो यही हमारे देश की ब्यूटी है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग लिबास, अलग अलग खाना, लेकिन फिर भी यूनिटी हमारी एक होनी चाहिए। मैं अलग अलग जगह रहा हूँ, अलग अलग प्रांतों में, तो वहाँ 2-3 शब्द मैं ज़रूर सीख लेता हूँ वहाँ की लोकल भाषा के। तो अच्छा लगता है जब मैं बाद में किसी से मिलता हूँ या वहाँ किसी का फ़ोन आता है तो मैं उनको उसी भाषा में प्रणाम करता हूँ, या वड़क्कम या जोहार, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो हम भी सीखने की कोशिश करते हैं, हमें सबको सीखना चाहिए। मैं अभी यहाँ महाराष्ट्र में 2-2.5 साल से हूँ, तो मैं मराठी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ चीज़ें मैंने सीख ली हैं। बहुत अच्छी अच्छी लैंग्वेजेस हैं इस देश में, और हमें प्रयास करना चाहिए कि दूसरी भाषा, दूसरे स्टेट की, वहाँ का खाना पीना, लिबास, संस्कृति हम ग्रहण करें, क्योंकि हम सब हम एक ही हैं, हमारे एक ही यूनाइटेड, हम जो इंडिया है वो एक ही है। एक गुलदस्ता है, अलग अलग तरह के फूल हैं, लेकिन एक गुलदस्ता है। तो मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार फिर से मेरा NYK और पुणे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो भी प्राधिकारी हैं और उनके अथॉरिटीज़ हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस समारोह में
पधारने का न्योता दिया और मुझे बहुत अत्यंत हर्ष और खुशी हुई आप लोगों से बात करके और आप लोगों को यहाँ पर देख के। धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया सर। सोशल मीडिया हो या इंटरनेट हो, इसके बारे में आपने जो भी बात कही है, बताई है, उसके बारे में हम जरूर विचार करेंगे, सोचेंगे। आगे हमारे साथ मंच पर अभी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद कुछ युवा जो भी प्रोग्राम हुए थे, युवा स्पंदन था, यूथ फेस्टिवल था, वहाँ पर ऑर्केस्ट्रा में उन्होंने खुद परफॉर्म भी किया है और उन्हें सिखाया भी है। तो मैं डॉक्टर रविंद्र बंसोड़े सर से विनती करती हूँ कि वो माउथ ऑर्गन बजाएं। कुछ महाराष्ट्र की संस्कृति है, मैं टाइम का बंधन रखते हुए 2-3 मिनट में कुछ जो महाराष्ट्र का स्पेशली वो आपके सामने परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। रंगात रंग तो श्याम रंग पाहण्या नजर भिरभिरते, ऐकून तान विसरून भान ही वाट कुणाचे बघते। रंगात रंग तो श्याम रंग पाहण्या नजर भिरभिरते, ऐकून तान विसरून भान ही वाट कुणाचे बघते। या सप्तसराच्या लाटेवरणी साध ऐकुनी होई राधा ही बावरी, हरीची राधा ही बावरी, राधा ही बावरी, हरीची राधा ही बावरी। मळ्याच्या माळमध्ये कोण ग उभी, मळ्याच्या माळमध्ये कोण ग उभी, वाट पाहते मी रामजी रामजी, हात नका लावजी पाहिल कुणीतरी, रामजी हात नका लावजी पाहिल कुणीतरी। एक मराठी सॉन्ग आहे, आगे हम फोटो सेशन होगा यहाँ पे। मैं झलक के नाम बता दूंगी, वैसे आपको सामने आना है। प्रमुख अतिथियों के साथ आपका एक फोटो होगा, उसके आगे अतिथि सामने बैठेंगे और फिर आप अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले झारखंड स्टेट से आएंगे गुमला के जो भी युवा है उनसे मैं विनती करती हूँ कि आप आगे आए।
गुमला के बाद खुंटी के जो भी युवा हैं, उनके साथ जो भी आए हैं, स्कॉट के जो भी हैं, सब तैयार रहे। और इधर से आए और इधर से जाएंगे, उसके बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट को भी रेडी रहेंगे, सबके नाम ले लो। लगा दिया ना सामने आना। खूंटी जिले के बच्चे जो भी युवा हैं वो आगे आकर आप तैयार हैं। उनके बाद गिरिडीह के जो बच्चे हैं वो आगे आकर आप तैयार रहिए। खूंटी के युवाओं को निवेदन है कि आप जल्दी आगे आकर मंच पर खड़े रहें। अगली जो टीम होगी वो गिरिडीह की होगी। आप सभी युवा आगे आकर तैयार रहें। जाओ जल्दी, इतना टाइम आपको बहुत सारी गिरिडीह चिकन अगली टीम लातेहार के जो युवा है वो आगे आकर तैयार रहे। सीक्वेंस याद रखना। यस यस सर, उसके बाद और बुलाइए। गिरिडीह है, गिरिडीह ये गिरिडीह आपका छत्र है। लातेहार के छात्रों से विनती है कि आप तैयार रहें। थोड़ा इधर सोच। और कौन बचा है? चलो लागे आ जाओ, चलो आ जाओ। ये और बाकी जो हाँ सर रेडी आ गए। नेक्स्ट कौन सा? छतरा की टीम रेडी है। हाँ रेडी है, वो आ गई। इसके बाद आगे मलकानगिरी। अच्छा मलकानगिरी इधर आके रुकिए आप। मलकानगिरी के पास तैयार रहिए। कलाहंडी की टीम। इधर इधर थोड़ा इधर आइए। सर थोड़ा इधर। अरे इधर आ जाओ। लड़कियों को लाइन की लाइन मिलेगी। गिरिडीह हुआ है, खूंटी के पास, फिर लातेहार हुआ, फिर चंदौली। कलाहंडी की टीम कहाँ पे? कलाहंडी खूंटी से ये दो नेक्स्ट वहाँ पे आइए। लातेहार अभी छठे पे मलकानगिरी।
ये कौन सा मलकानगिरी नाला है, छठे पे मलकानगिरी। मलकानगिरी उधर लाइन होना। मलकानगिरी उसके बाद वाइजर को बुला लें। को यहाँ पे बुला लें। इधर इधर पीछे के इधर आ जाओ। हाइट में आगे विशाखापट्टनम की टीम तैयार है। तेलंगाना से 40 लोग जाएंगे ऊपर, फीस करना पड़ेगा। वाइजैक इनके पास तैयार हुई है भद्रावती उत्तराखंड के जो युवा हैं। विशाखापट्टनम स्वप्निल तेलंगाना काय नाव? हे भद्राद्री कोथागुडम विशाखापट्टनम। हे काय भद्राद्री कोथागुडम। भद्राद्री सर ये भद्राद्री कोथागुडम इनकी 40 वर्ष की टीम है। तेलंगाना मधली
सर 1 मिनट। अर्धे 40 जण ये पण तीच टीम आहे का? भद्राद्री कोटाकडे त्याच्यातले तुम्ही 40 द्यायला अशोक जी और सारे स्कॉट से किया जाए, सारे एस्कॉर्ट ऑफिसर ऑल एस्कॉर्ट सर एक बार इधर सर। आइए सभी स्कॉट के स्टाफ को ये विनती है कि आप आगे आए। वो एस्कॉर्ट नहीं है सर। अपना अशोक फोटो सर फोटो काढताना नाही वाटले
औपचारिक जो कार्यक्रम था वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, जहाँ पे आप जो उससे अलग अलग राज्य से आए हो, अलग अलग जिले से आए हो, आप जो भी कला लेकर आए हो, जो भी संस्कृति को साथ लेकर आए हो, उसे इस मंच पर सादर कीजिए। सभी मंच पर उपस्थित है झारखंड से आई हुई गुल्ला की टीम। मैं सभी युवाओं से निवेदन करती हूँ कि आप तालियां बजाकर उनको प्रोत्साहित करें। इनके बाद तैयार रहना है छतरा की जो टीम है। आप अपने साथ जो इंस्ट्रूमेंट्स लाए हैं उनके साथ तैयार रहिए। आप सबको गुप्ता जी की ओर से सबको झारखंड की जोहार। तो हम लोग अभी आप लोगों के सामने हमारा कल्चरल डांस जो टूला जिला में स्पेशली होता है उसको आप लोगों के सामने परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। इस डांस और गाना को हम लोग सरहुल और कर्मा के शुभ अवसर पर करते हैं। ये गाना वहाँ के स्पेशली किया जाता है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। इनके बाद छपरा के जो युवा हैं वो आगे आकर मंच पर अपना स्थान लेंगे। छपरा के बाद तैयार रहना है मलकानगिरी के जो भी युवा हैं। सभी युवाओं से निवेदन है कि आप तालियां बजाकर इनको प्रोत्साहित करें।
हमारे जो स्कॉट है सीआरपीएफ के और हमारे प्यारे दोस्तों को झारखंड जवान। हम लोगों ने यह दिखाने का कोशिश किया कि हमारे झारखंड में किस प्रकार का सांस्कृतिक प्रोग्राम दिखाया जाता है, और ये जो हम लोग किए उसको हम लोग झूमर बोलते हैं झारखंड में। और ये हम सरूल कर्मा हो गया, शादी विवाह हो गया, इसमें ये डांस करते हैं और ये दिखाते हैं कि हमारा जल जंगल जमीन किस प्रकार पूर्वजों ने बचा कर रखा, उसी को हम पूरे दुनिया में दिखाना चाहते हैं। थैंक यू। अगली जो टीम है मलकानगिरी की, आप आगे आकर तैयार रहिए। अभी मंच पर उपस्थित है मलकानगिरी की टीम। आगे की जो टीम है गिरिडीह की, आप मंच के साइड पे आकर तैयार रहिए। तालियां बजतियां होंगी तो हमें बहुत आगे रहेगा। Moya
सभी और भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। हम मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ कि हमारा प्रजाति में ये क्या 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 जाता है, क्या संस्कृति है यहाँ पे, और हमारा आदिवासी जो लोग हैं यहाँ पे हमारा डांस प्रोग्राम का कैसे होना हमारे इलाका में कि कई देशों में भी कुछ डांस किया जाता है, लेकिन हमारा देश में ऐसे किया जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा आदिवासियों का परंपरा संस्कृति सब डेमसा हमारा आदिवासी का जन्म का परंपरा है ये डेमसा। थैंक यू। अभी मंच पर उपस्थित है गिरिडीह की टीम। आदरणीय यहाँ उपस्थित अतिथिगण एवं विभिन्न राज्यों से आए हुए साथियों, अभी हम लोग झारखंड के गिरिडीह जिला से आए हैं। इसमें हम लोग संथाल समुदाय से आते हैं, जिसमें हम लोग अभी जो नृत्य दिखाएंगे वो हम लोग शादी के उपलक्ष्य में नाचते हैं, जो कि हम लोग एक संथाली अपना एक लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू। अरे
मौज नरी नैरते समाप्त होता है। सभी को लंच के लिए टाइम दिया जाएगा। उसके बाद सभी को यहीं पर आकर अगले सत्र के लिए रुकना है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।